नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे नोटबंदी का कवरेज प्रेस फ्रीडम के संदर्भ में। जिस तरह नोटबंदी पर हमारी सियासत दो भागों में बंट गई है, ठीक उसी तरह तो नहीं, लेकिन मत विभाजन के संदर्भ को देखें तो लगभग कुछ वैसा ही परिदृश्य मीडिया में भी है। दो तरह की राय, दो तरह की आवाज़ें यहाँ भी उभरती नजर आती हैं। कुछ एक दलीय प्रतिबद्धता वाले मीडिया समूहों को छोड़ दें तो मुख्य धारा मीडिया में इस तरह का विभाजन मीडिया के संस्थानों के बीच न होकर उनके अंदर भी दिखाई दे रहा है। मसलन गांव, शहर, कस्बे से लौटा रिपोर्टर नोटबंदी से बेहाल होते लोगों की कहानियां दे रहा है, तो उन्हीं दफ्तरों में शीशे की कैबिनों में बैठे संपादकों या संपादकीय प्रबंधकों के अग्रलेख या न्यूज़ के नए भगवान यानी चीखू एंकरों की झमझमाती आवाज़ें कैशलेस होते भारत के बेल्जियम या स्वीडन बन जाने की तस्वीर पेश कर रही हैं। एक ही संस्थान में अलग अलग सुर और अलग अलग रंग दिख रहे हैं। एक तरह की विनियमित रिपोर्टिंग और आत्मशोधित प्रेस फ्रीडम यानी सेल्फ सेंसरशिप का नायाब चेहरा दिख रहा है। कुछ एक शानदार अपवादों को छोड़ दें तो ज़्यादातर अखबारों और चैनलों की यही तस्वीर है। मीडिया मंथन में आज की चर्चा इसी विषय पर, विनियमित प्रेस फ्रीडम के का क्या परिप्रेक्ष्य है। आज की चर्चा में भाग ले रहे हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं पांचजन्य ऑर्गेनाइजर ग्रुप के समूह संपादक जगदीश उपासने। हमारे साथ हैं एनडीटीवी के तेज तर्रार रिपोर्टर हृदय जोशी, न्यूज़ लॉन्ड्री की सलाहकार संपादक विराज स्वैन और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन। चर्चा की शुरुआत हम विराज आपसे करेंगे। एक मीडिया समीक्षक के रूप में आप कैसे देखती हैं, खासकर जो नोटबंदी का कवरेज, एक तो पहले सप्ताह का, उसके बाद का जो कवरेज है, क्या उसमें कोई फ़र्क नज़र आया? और दूसरी बात कि जो रिपोर्टिंग है और जो एडिटोरियल्स हैं, एंकर्स हैं और स्पॉट रिपोर्टिंग है, आखिर क्या क्या दिखता है आपको साफ साफ? तो आपने शुरुआत में जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि जो अंतर्द्वंद है ग्राउंड रिपोर्टिंग में और एडिटोरियल में, वो काफ़ी इससे पहले मैं आई थिंक ये एक स्वर्णिम दौर है। ग्राउंड रिपोर्टिंग बेहतरीन हो रहा है। जो प्राइम टाइम में डिबेट और चीखू चिल्लाऊ डिबेटिंग हो रहे थे, पॉइंटलेस डिबेट हो रहे थे, उससे हमें निजात मिल रहा है। लेकिन प्रथम सप्ताह जो था, एक तो समझने में काफ़ी टाइम लगा और दूसरा बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन और बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन हुआ। लेकिन द्वितीय सप्ताह से जब किस तरह का हाहाकार है मेट्रो सिटी से लेकर छोटे शहरों तक, उसके ऊपर तवज्जो दिया जाने लगा। मैं 3 एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगी। पहले आपने सही बोला कि सेल्फ सेंसरशिप के संदर्भ में डिमोनेटाइजेशन का रिपोर्टिंग। तो 3 बड़े अखबार जो हैं, दैनिक जागरण, उनका रिपोर्टिंग से शुरू करके एडिटोरियल स्पिन डॉक्टरिंग का रूप ले चुका है, पूरा मेटामॉर्फोस कर चुका है स्पिन डॉक्टरिंग की तरह। अमर उजाला भले ही फ्रंट पेज में या एडिटोरियल में सपोर्ट करके कुछ बोले, लेकिन इनके डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग बेहतरीन लोगों के जो कष्ट हैं वो दिखा रहे हैं। दैनिक हिंदुस्तान की भी यही स्थिति है, जबकि नवभारत टाइम्स ने एक बहुत ही करेजियस पोजीशन लिया है। उनका एडिटोरियल और ग्राउंड रिपोर्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट तालमेल है और एडिटोरियल झलकाता है ग्राउंड रिपोर्टिंग को कि लोगों में क्या कष्ट हो रहा है। लेकिन इसके साथ मैं 2 चीज़ें और बोलना चाहूँगी कि एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग डिजिटल मीडिया में बेहतरीन आज के तारीख में हो रहे हैं, समझाने का कि कैशलेस इकोनॉमी उस देश में जहाँ पे 53% व्यक्ति अभी भी अनबैंक्ड है, जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बने, वहाँ जहाँ पे हमारा एडवोकेट जनरल खुद जाके सुप्रीम कोर्ट के में बोलते हैं कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, वहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी को पुश करना और उस पर भजन कीर्तन करना कितना डेंजरस है। लेकिन अगर जगदीश साहब, मैं आपसे समझना यही चाहूँ कि आपने अपने मैगजीन, जो बहुत ही मशहूर और बहुत सर्कुलेटेड मैगजीन है, 27 नवंबर के इशू में आपने बताया कि कतार के पार, जो आपकी कवर स्टोरी है, कतार के पार, तो अब कतार के पार क्या जो वहाँ मंजर है, जो वहाँ सिनेरियो है, क्या उसमें कोई चेंजेज आए हैं? परिदृश्य जो है क्या बदला है? आपके रिपोर्टर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं और आपके यहाँ क्या सोचा जा रहा है? देखिए, हम मैगजीन हैं, हम डेली न्यूज़पेपर नहीं है या हम डेली न्यूज़ चैनल नहीं है। मैगजीन है, हम एक लार्जर पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जो तकलीफ़ लोगों को है वो रिपोर्ट कर रहा है हमारा भी रिपोर्टर ग्राउंड पर जो है,
ऐसा नहीं है जो चीज़ सबको दिख रही है वो किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी लेमैन को, बीट रिपोर्टर को दिखती ही है और सब लोग उसको ठीक से रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि मीडिया का एक वर्ग उसको छोड़ रहा है। अगर विराज ने जागरण का नाम लिया, मैं कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि सारे हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बीइंग बेसिकली अ हिंदी एडिटर, तो मैं मानता हूँ कि जो तकलीफ़ लोगों को क्यू में खड़े होकर हो रही है, अपने पैसे निकालने के लिए हो रही है, उसको हिंदी के अखबार बेहतर रिपोर्ट कर रहे हैं। ख़ासतौर पे जो छोटे अखबार जिनको आप कहते हैं नेशनल अखबार और जो क्षेत्रीय अखबार है, वो ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं जी। मेरा मानना है कि जो सामने है, लाइनें हैं, क्यू लगी हुई है, लोगों को तकलीफ़ है, पैसे की सप्लाई, कैश की करेंसी की सप्लाई पर्याप्त नहीं है, ये सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जगदीश जी, सप्लाई का केवल ये नहीं है कि लोगों को दुख तकलीफ है, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो रिपोर्टिंग खासकर जो हिंदी अखबारों में आ रही है और अंग्रेजी के भी कुछ एक अखबारों में है कि जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिनके उपक्रम ठप हो रहे हैं, वो जो एक समस्या है, क्या वो आपको लगता है कि चैनलों में, मेनस्ट्रीम मीडिया में उस प्रमुखता से रिपोर्ट की गई है? देखिए, मैं मानता हूं कि उसको भी कम से कम हिंदी के अखबार, चूंकि वो ज़्यादा पढ़े जाते हैं देश भर में, हिंदी के अखबारों का सर्कुलेशन ज़्यादा है। टॉप 10 न्यूज़पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें इंग्लिश का सिर्फ एक अखबार है, बाकी के सारे हिंदी या भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र हैं। जो हिंदी के चैनल हैं उनकी भी व्यूअरशिप अंग्रेजी के चैनलों से ज़्यादा है। मैं विराज से इस बात से सहमत हूँ कि जो डिजिटल मीडिया है, खासतौर पे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, वो बेहतरीन ढंग से इसको विश्लेषित कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? उसकी नहीं, मैं यही समझना चाहता हूं कि आखिर इसकी क्या वजह है कि जो न्यूज़ पोर्टल है वो अगर मेंटेन कर रहे हैं एक खास ढंग की ऑब्जेक्टिविटी और स्पॉट पर जाने का साहस, या एडिटोरियल में भी कंसिस्टेंसी है, लेकिन आप जिन अखबारों का जिक्र कर रहे हैं या चैनलों का जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, उसमें एडिटोरियल हेड्स और स्पॉट रिपोर्टर्स दोनों के बीच जो ये फर्क है, वो आखिर क्या दर्शाता है? क्या ये प्रेस फ्रीडम का कोई ऐसा फॉर्मेट है जो जिसको लेकर हमने अभी बहुत डिस्कस नहीं किया है अपने मुल्क में? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। देखिए, यह पहले भी रहा है कि जो एडिटोरियल है, अगर एडिटोरियल आप संपादकीय की बात करें तो वो एक अलग विषय पर होता है और ग्राउंड रिपोर्टिंग हमेशा अलग होती है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी सिद्धार्थ, हम यही प्रश्न आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं आप द वायर के एडिटर हैं और संस्थापक एडिटर। तो जो एक एडिटोरियल जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो कई बार आर्टिकल्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही तरह के हैं, उसमें विविधता भी है, लेकिन ओवरऑल हिंदी अखबारों को अगर आप देखें और अंग्रेजी में भी बहुत सारे कुछ अखबारों को देखें, और जो रिपोर्टिंग हो रही है, दोनों में फ़र्क है। चैनलों में तो बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि चैनल का रिपोर्टर कभी एक आध बार, दो बार कहीं जा रहा है, वो जो रिपोर्ट कर रहा है, और यहाँ शहर में जो रिपोर्ट कराई जा रही है, खासकर बैंकिंग फ्रॉड को लेकर, और वो जो एंकर्स जो कह रहे हैं वो, जबकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वेब है, उसमें बिल्कुल अलग कहानी है। तो ये क्या है? मैं ज़्यादा वेब की प्रशंसा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं जो बुनियादी सवाल है वो, जब मीडिया एक इतने बड़े डेवलपमेंट को कन्फ्रंट करता है कि भाई ये डेवलपमेंट हो गया है, तो इसका कवरेज कैसे किया जाए? मुझे लगता है कि इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहले कि ज़मीनी हकीकत क्या है, जो कुछ हद तक शहरों में तो हमको मुसलसल मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब हृदय जी गए हैं और भी रिपोर्टर्स गए, हमारे भी रिपोर्टर्स बुंदेलखंड वगैरह जा चुके हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में इसका असर क्या है? और ख़ास तौर पे जो सरकार की जो अब का जो दावा है कि भाई ये ब्लैक मनी, न सिर्फ ब्लैक मनी का से निपटने के लिए बल्कि कैशलेस इकोनॉमी की ओर जाने का, तो कैशलेस इकोनॉमी का मतलब क्या है उन दूर दराज इलाकों में जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है? मुझे लगता है कि ऐसी रिपोर्टिंग हमको कम मिला है। दूसरा पहलू कि भाई लोगों को समझाना, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग कतार में जब खड़े होते हैं वो कहते हैं कि चलिए फैसला सही था, इम्प्लीमेंटेशन गलत है, लेकिन फैसला किस हद तक सही था, इसकी लॉजिक क्या है? मुझे लगता है कि जितना विश्लेषण इस सब्जेक्ट पे होना चाहिए था और शुरू से होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब कि शुरू से लेके ब्लैक मनी का रोल क्या है, ब्लैक मनी कैसे जनरेट होता है, किस हद तक, वो जो है टॉपिक सिर्फ सरफेस लेवल तक छुआ गया। लेकिन तीसरा पहलू सरकार से जवाबदेही। अब देखिए, जब से ये सिचुएशन हुआ है नवंबर 8, पीएम एक भी दफ़ा जो है लोगों के सामने
उनके सवाल लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की बात छोड़िए, पार्लियामेंट में भी वो पेश नहीं हुए। तो जिन्होंने पार्लियामेंट में तो आए नहीं, लेकिन सवाल जवाब वहाँ एक डिस्कशन का एक हिस्सा उसमें होना, भाग लेना और एक डिबेट होना जिसमें पीएम तक आप सवाल पूछ सके। भाई आखिरकार हर कोई मानता है कि ये फैसला पीएम का था, गिने चुने 6-7 लोगों ने मिलकर पीएम के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया। तो अब वेंकैया नायडू आके कुछ कहे या जेटली आके कुछ कहे जो ओरिजिनल फैसले के में शामिल नहीं थे, वो इतने मेरे ख्याल में मायने नहीं रखता। और वो भी उनके साथ भी जो इंटरेक्शन मीडिया का हुआ है वो सीमित, एक लिमिटेड इंटरेक्शन हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये फॉल्ट जो मीडिया का है, कहीं ना कहीं मैं सरकार को दोषी ठहराता हूं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पेश नहीं कराएंगे ताकि एक सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू हो। तो आपका कहना है कि मीडिया में ये सवाल भी नहीं उठे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक जो आप कह रहे थे कि कतारों में जो लोग हैं उनसे जब पूछा जाता था तो बोलते भी नोटबंदी तो ठीक है लेकिन जो हो रहा है वो बड़ा गड़बड़ है। तो ये नोटबंदी ठीक है, उन्होंने कोई अर्थशास्त्र की किताब तो नहीं पढ़ी थी, न तो उन्होंने नोटबंदी के इतिहास के बारे में पढ़ा था उन आम लोगों ने। उन्होंने जो जाना वो वस्तुतः मीडिया से ही जाना, टेलीविजन चैनलों से जाना, जो पॉपुलर हिंदी चैनल हैं। और उन्होंने मतलब सरकार के दावे को सही माना। हाँ। कि चलिए ये एंटी ब्लैक मनी है, एंटी टेररिज्म है, और हर कोई चाहता है कि ये चीजें खत्म हो, लेकिन किस हद तक ये खत्म होंगी? हृदय आप कैसे कहेंगे? क्योंकि वो जो कतारों में जो लोग हैं उन्होंने अगर कहना शुरू किया आपके कैमरे के सामने कि साहब नोटबंदी बहुत अच्छी है लेकिन गड़बड़ जो हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन में है, तो ये बात तो उन्होंने चैनलों के जरिए ही जानी। चैनलों ने उनको रोज रोज चीख कर बताया कि बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, भारत बदल जाएगा। नहीं, उसमें मैं आपको बताऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत नहीं बदलेगा, लेकिन जो बताया वो मैं कोई अपनी ओर से नतीजा नहीं दे रहा हूं। नहीं, मैं भी सिर्फ अपना वो तो हम देख रहे हैं कितना बदल रहा है। एज ए रिपोर्टर मैं भी सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूं। जिस दिन ये घटना, जिस दिन प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, उसकी अगली सुबह में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहां सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोग बाहर जमीन पर बैठे रहते हैं, उनसे मिला, और राममनोहर लोहिया अस्पताल, ये 2 जगह मुझे जाने के लिए कहा गया था, जो बहुत ही अगर क्रूर भाषा नहीं है तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पॉट थे इसको। तो दोनों जगह लोगों का नैसर्गिक गुस्सा था और लोगों ने वो नहीं कहा जो बाद में एक दिन बाद कहने लगे। और वो लोग थे जो ज़्यादा मुसीबत में शायद न रहे हों, लेकिन उनको इस बात से कन्विंस थे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है भ्रष्टाचार से लड़ने की, आतंकवाद से लड़ने की, काले धन से लड़ने की। उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए रिपोर्टिंग से बाहर रहा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, लेकिन उसके बाद जब मैं वापस आया तो लोगों में एक खुजली है, उनमें एक दिक्कत उनको है, तकलीफ है, लेकिन वो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा 2 अलग अलग बातें कहते हैं। ऑन कैमरा वो ये कहते हैं कि बिल्कुल सही फैसला है और इसका साथ देना चाहिए, कुछ दिन की तकलीफ है, और कुछ लोग जेन्युइनली ऑफ कैमरा भी कहते हैं, इस बात को हमें मानना चाहिए। लेकिन जब आप लोगों से आराम से बैठ के बात करते हैं और जब उन्हें पता नहीं होता कि आप रिपोर्टर हैं, तब वो अपनी तकलीफ का ज्यादा खुलासा करते हैं। मैंने तो क्या वो रिपोर्टर्स को रिपोर्टर नहीं मान रहे? अगर आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि उनकी बात मीडिया में जा रही है, अगर आप उनको अपोज नहीं करेंगे, आप अपना कैमरा गाड़ी में रख के बाहर निकलेंगे और बात करेंगे, तो उसमें से 50% लोग जरूर हैं। नहीं, मैं यही समझना चाहता हूं कि आखिर क्यों रिपोर्टर से पहले, रिपोर्टर्स जब जाता था अखबार का या दफ्तर छोड़कर अपना, तो लोग अपने मन की बात उड़ेल देते थे। क्या वो भरोसा रिपोर्टर पर नहीं है? नहीं, उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो पूरा माहौल है, इस वक्त पूरा माहौल ये है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री ने, और देश के भीतर एक जंग चल रही है, आतंकवाद के खिलाफ अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो एक जंग चल रही है, काले धन से इन दोनों चीजों को बढ़ावा मिलता है। तो अगर आप खुलकर ऐसा कहेंगे तो आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई में साथ नहीं है। और उनमें से बहुत से लोग ऑफ कैमरा भी ये बात जो ये बता रहे हैं कि लोग कई बार रिपोर्टर के सामने सच नहीं बोल, मन की बात नहीं बोल रहे हैं। इसके ऊपर इन्हीं के एनडीटीवी इंडिया में ही रविश जब कर रहे थे ग्राउंड रिपोर्टिंग दिल्ली के बाहर पेरिफेरल जगह में, लोग आ गए और उनके साथ बदसलूकी की, ऑन कैमरा बदसलूकी की, और बाकी जो कॉन्ट्रेरियन अलग वाला ओपिनियन दे रहे थे उनके साथ भी बदसलूकी की। तो 2 तरह का डर है, एक तो एंटी नेशनल करार जाने का डर है, दूसरा है कि अगल बगल कौन सुन रहा है, लेकिन मुझे और क्या आपको ब्रांड कर रहा है। दौर की कहानी है। बाद के दौर में चीजें कैसे बदली, क्या क्या सवाल उठे हैं, कैसे रिपोर्टिंग हुई है, एडिटोरियल और स्पॉट रिपोर्टिंग के बीच क्या कोई द्वैध है, हम इन सवालों पर भी बात करेंगे एक छोटे अंतराल के बाद। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैसे मीडिया ने कवर किया, और प्रेस फ्रीडम के अगर फ्रेम से देखें, उसके पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये रिपोर्टिंग, एडिटोरियल कमेंट्स किस तरह से हमारे मीडिया में आए हैं, कैसे मीडिया इसको देख रहा है। हम विराज आपसे समझना चाहते हैं कि जैसे पहले देखा गया कि लोग स्पॉट की रिपोर्टिंग कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने शिकायतें भी की कि इतनी सारी दुख दर्द की कहानियां क्यों दिखाया जा रहा है जब इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है जो पूरे देश को बदलने वाला है।
तो ये थोड़ी बहुत मुसीबत आती है, लेकिन लोग उसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि बैंक में जो फ्रॉड हो रहे हैं थोड़े या बड़े अधिक, बहुत सारे 2000 के नोट मिल रहे हैं लगातार, नए नोट, पुराने नहीं, नए नोट। इसकी कहानियाँ खासकर टेलीविज़न चैनलों में प्राइम टाइम में शाम को लगातार दिखाई जा रही हैं। इसके बदले जो 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 गांव की कहानी है, कस्बे की है, शहर की है, आम लोगों की कहानियां हैं, वो अचानक गायब हो गई हैं। आखिर क्या इसकी वजह देखती हैं आप? एक्चुअली ये उतनी बुरी बात है नहीं, ये सिस्टम इशू, ये बैंकिंग फ्रॉड और बैंक की जो मिली भगत है, स्पेशली जहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक बैड डेट करते रहते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस पे नहीं करके वही पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी बैंक्स को रीफाइनेंस करती है, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। उतनी बुरी इशू नहीं है। ये जो फॉल्स इक्विवेलेंट, ये जो कंपैरिजन होता है कि गांव का दिखाए, मनरेगा के मजदूरों का दिखाए या बैंक का दिखाए, ये शायद गलत है। तीनों में टाइम एलोकेशन करना गलत है। लेकिन एक सेंसरशिप, चूंकि आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो छुप गया कि आरबीआई ने अपना गेस्ट लिस्ट कैसे सिकुड़ा। इकोनॉमिस्ट मैगजीन, बीबीसी, एनडीटीवी, फर्स्ट पोस्ट, एएनआई, इनके जर्नलिस्ट को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया नहीं गया। 1 महीना हुआ है एनडीटीवी के बैन का जो बात हुआ था और उसके बाद जो सारा जर्नलिस्ट वर्ग साथ आया था और दूर दराज के बैन के ऊपर भी बात हुई थी। हमारी जानकारी है कि जो कुछ विदेशी एजेंसियां हैं वो जो भारत में सक्रिय हैं, हाँ। उनको उनके करस्पॉन्डेंट को रोका गया और निसंदेह इसको कोई सही नहीं ठहरा सकता। नहीं, उसको उतना कवरेज भी नहीं मिला, उसके ऊपर उतना डिस्कशन भी नहीं हुआ। मुझे लगता है वो मुद्दा भी उतना ही इंपॉर्टेंट था डिस्कस करने के लिए। सिद्धार्थ, लेकिन आप कैसे देखते हैं जो बात का कवरेज है, खासकर एक शुरू का फिर इसके बाद का अब जो कवरेज दिखाई दे रहा है, उसमें बार बार ये बैंकों पर फोकस ज़्यादा है, गड़बड़ी हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन में, इस पर फोकस है, लोगों के कारखाने बंद हो रहे हैं, काम लोगों का खत्म हो रहा है, इकॉनमी कहाँ जा रही है, ये बड़े सवाल नहीं है जी। नहीं, इसमें 2 चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले कि आप कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि अगर लोग संकट में हैं, कष्ट झेल रहे हैं, तो इसकी वजह ये नहीं कि सरकार की नीति ख़राब थी या सरकार का इम्प्लीमेंटेशन ख़राब है। बैंक सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां हैं, बैंक मैनेजर ख़राब हैं, बैंक स्टाफ ख़राब है। मुझे लगता है कि वो जनता को एक तरह से उकसा रहे हैं कि भाई बैंक वाले जो हैं, आपकी तमाम समस्याओं का जड़ बैंक वाले हैं। दूसरी बात, ये भी एक संदेश पब्लिक में भेजा जाता है ना कि भाई अगर नोट सीज हो रहे हैं, बैंक में रेड हो रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो स्कीम है ये सफलता की ओर जा रहा है। क्योंकि आखिरकार लोगों को अब जब स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि जितना पैसा जो पहले बाहर था, लगभग सारा पैसा जो है बैंकों में आने वाला है, तो काला धन कितना जो है निकल के आने वाला है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो अगर सरकार मीडिया के थ्रू पब्लिक तक ये बात पहुंचा दे कि भाई इसके बावजूद जो जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिनके पास काला धन था, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक फिर भी शायद इस मूव को सपोर्ट करे। तो मुझे लगता है कि मीडिया का रोल इसमें भी, आपको याद होगा पहले दिनों में जब आतंकवादियों, जब खबरें आने लगी कि भाई टेररिस्ट ग्रुप्स में फाइनेंसिंग की शॉर्टेज हो रही है, उस खबर को उछाल के मुझे याद है कि राम माधव जी ने भी एक खबर को ऐसे ट्वीट किया कि ये सबूत है कि प्रधानमंत्री का जो मूव है ये सही है। कश्मीर में जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया। बिल्कुल। जगदीश उपासने, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को जिस पर अभी चर्चा हो रही है? देखिए, बात यह है कि जो कवरेज हो रहा है वो मीडिया कर रहा है, वो सरकार नहीं कर रही है। और मीडिया, अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरे लिए न्यूज़ वैल्यू किस में ज़्यादा है? मेरे लिए न्यूज़ वैल्यू उसमें ज़्यादा है कि एक बैंक मैनेजर और एक ऐसे घोटाले में पकड़ा गया जहाँ पर बड़े पैमाने पर उसने नोट बदले। किसी व्यापारी के यहाँ अगर 10 करोड़ रुपए नकदी नए नोट मिल रहे हैं तो मेरे लिए ये पहली बड़ी खबर है और होनी ही चाहिए। अगर मैं इसको न्यूज़ वैल्यू के हिसाब से नहीं देखूंगा तो मैं अपना काम ठीक से नहीं करूंगा। ऐसी खबरें इसलिए ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निश्चित ही हो रहा है। जो लोग लाइनों में खड़े हैं वो इस बात से खुश हैं कि बेईमान पकड़े जा रहे हैं। मैं 4 बार लाइनों में खड़ा हो चुका हूँ। कल मैं 4 घंटे लाइन में खड़ा था अपने पैसे निकालने के लिए, और मैं जर्नलिस्ट के नाते नहीं खड़ा था, मैं दूसरे कस्टमर की तरह खड़ा था। इसलिए बहुत सारे रिएक्शन मुझे नॉर्मल वे में मिले। ये हृदय ठीक कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट को पूरी तरह से लोग रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन ये कवरेज मीडिया कर रहा है। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर सरकार के हक में जा रहा है तो इसके लिए आप मीडिया को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। मीडिया जो देख रहा है वो रिपोर्ट कर रहा है और उसको करना ही चाहिए।
जहाँ तक सिद्धार्थ ने अभी टेररिस्ट फंडिंग की बात की है, जम्मू में आज भी एक बैंक लूटा है, कश्मीर में एक बैंक 2 बार लूटा है। अगर टेररिस्ट को पैसे की कमी न होती तो बैंक नहीं लूटे जाते। जम्मू कश्मीर में बैंक इसलिए लूटे जा रहे हैं कि टेररिस्ट की फंडिंग पर निश्चित ही असर पड़ा है। और अगर करप्ट लोगों का पैसा पकड़ा जा रहा है, चाहे वो एजेंसियों के तालमेल जिसका जैसा सरकार दावा करती है, वो चाहे उसके कारण पकड़ा जा रहा हो, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव हो रहा है। क्योंकि जो लोग लाइनों में खड़े, मैं खुश होता हूं कि अच्छा चलो मुझे अपने पैसे निकालने खड़ा होना पड़ा, लेकिन पकड़े जा रहे बेईमान। लेकिन हृदय, आपको इस स्पॉट पे क्या दिख रहा है? क्या जो करप्ट लोग, शुरू में बहुत सारे जो कतारों में खड़े लोग थे, वो इसलिए भी कहते थे कई बार अखबार वालों से या टेलीविज़न वालों से कि उनको लगता था कि हमसे जो बड़े लोग हैं उनके मुकाबले उनका पैसा जा रहा है। लेकिन जैसे ही उनको एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है, लोग जो बड़े लोग हैं अपना ब्लैक फाइट कर रहे हैं और बहुत इजीली कर रहे हैं, तो उनका एहसास बदल गया, क्योंकि उनकी जो मिजरी है, उनके जो दुख दर्द हैं शायद बढ़ गए। कैसे आपने देखा इस बात पे? हो सकता है हम लोगों का परसेप्शन गलत हो। ये जो नैरेटिव सेट किया गया है कि भ्रष्टाचार इससे खत्म होगा, इससे प्रभावित लोग ज़्यादा देखें तो शहरी इलाके में ज़्यादा हैं। अगर आप गाँव में जाते हैं जहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स को बंद किया गया है, हरिद्वार में सिटकुल के इलाके में मैंने रिपोर्ट किया 30 to 40% इंडस्ट्री डिप हुई है और मजदूर सड़कों पे हैं। 30 to 40% उन्होंने लिख के दिया है सरकार को कि हमारी जो पहले महीने में उत्पादन कम करना पड़ा है क्योंकि उनकी सप्लाई चेन रुक गई है, पूरा पैसा नहीं आ रहा है। वहां पर वो लोग वर्कर्स एटीएम लाइन पे खड़े हो या प्लांट में काम करें, ये एक बड़ा संकट है। अगर आप देहरादून के चौक पे जाएं जहां पर हमने रिपोर्ट किया था, वहां पर से लोगों को पुरानी करेंसी अब भी दी जा रही है। मुरादाबाद के जरी के रामपुर के जरी के कारोबार में और बीड़ी के उद्योग में यही प्रॉब्लम है कि पुरानी करेंसी भले ही सरकार कह रही है बाहर कर दिया है, लेकिन वो अभी तक सर्कुलेशन में है और 30 सितंबर के बाद भी एज ए रिपोर्टर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो सर्कुलेशन में रहेगी, क्योंकि सरकार ने कुछ विशेष कारणों के साथ जो है मार्च तक की डेडलाइन सेट की है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये पैसा हम कहां फेंके, वो उसी को दबाव दे रहा है, ऊपर से आदमी उसी को फिक्स कर रहा है, तो वो पैसा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इस पूरे नैरेटिव में या इस पूरी कवरेज में छूट रही है वो ये कि जो डिजिटल इंडिया का या एक ऑनलाइन बैंकिंग का जो ट्रेंड सेट किया गया है, अगर आप एक ऐसी स्टोरी करते हैं कि किसी आदमी को परेशानी हो रही है, तो ट्विटर पे आपसे सवाल करते हैं रिपोर्टर से लोग कि आप इन्हें क्यों नहीं बता रहे हैं पेटीएम के बारे में, या माफ़ कीजिए कोई भी ऐप के बारे में आप क्यों नहीं बता रहे हैं। तो उसका जवाब यह है कि जो आदमी 50 या 60 रुपए रोज कमा रहा है और आपको ये बता रहा है कि 100 रुपए उसका खर्च है, निगेटिव में उसकी पूरी इकोनॉमी है, वो कैसे किसी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेगा? ये भी एक बात है जिसको मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण महत्व के साथ बताया नहीं गया है कि इस देश में बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो 1000, 2000 या 3000 रुपए महीने में पूरा परिवार चलाते हैं दूर दराज के इलाकों में। तो उन तक ये चीज़ पहुंच, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन बैंकिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको वक्त लगेगा इन चीज़ों का। हमारे पास बहुत समय कम है। विराज, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, ये जो डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी के बारे में मुझे लगता है इस पे और भी ज़्यादा और भी क्रिटिकल और एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग हो सकती थी। सर्विस चार्जेस की बातें जो हृदय ने बोला, इसके अलावा कि सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है। क्वालकॉम अभी बोल रहा है कि मोबाइल बैंकिंग में सिक्योरिटी संभव भी नहीं है। हम एक चर्चा करा चुके हैं, इसलिए हम आपसे ये समझना चाहते हैं, अगर आप इस पर बताएं कुछ, कि प्रेस फ्रीडम के अगर संदर्भ में देखें तो जो संपादकीय है और जो रिपोर्टिंग है उसमें क्या आपको कोई द्वैत दिखता है तो इस पूरे कवरेज में? हाँ, तो इससे पहले सिद्धार्थ बता रहे थे कि वो वेब की प्रशंसा नहीं करना चाहते, हालांकि मैं प्रशंसा करूंगी, इसलिए भी नहीं कि खाली न्यूज़ लॉन्ड्री वेब पोर्टल है, इसलिए भी कि बहुत सारे चैनल्स आज के तारीख में इनके जो स्पॉन्सर्स है पेटीएम है, मोबाइल बैंकिंग कंपनीज हैं, और ये मोबाइल बैंकिंग से कितना प्रॉब्लम हो रहा है और होने वाला है उसको उतना खुल के नहीं बता रहे हैं जितना फॉर एग्जांपल स्क्रोल बता रहा है या वायर बता रहा है या न्यूज़ लॉन्ड्री बता रहा है। सोशल एक्सपेरिमेंट इस तरह की चीज़ों में कितना डेंजरस है, इस पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने काफ़ी लिखा है। स्क्रोल में मीडिया नामा आपने खुद मेंशन किया था लास्ट एपिसोड में, निखिल पाहवान ने लिखा है कि कैशलेस जाना कितना एक्सपेंसिव रहेगा। पर एक और भी चूक हो रही है, इतना बड़ा ब्लैक की बातें हम कर रहे हैं और पनामा पेपर्स का स्टोरी जिस पे सन्नाटा था उसको हमने रिवाइव नहीं किया, HSBC मनी लॉन्ड्रिंग पे रिवाइव नहीं किया। मैं ये जरूर बोलना चाहूँगी कि आज के तारीख में कैशलेस के ब्रांड एम्बेसडर हमारे हैं अजय देवगन, जिनका नाम भी पनामा पेपर्स में आया है। ये आंखों का शर्म वाली बात है, और अगर मीडिया इसे नहीं पूछ रहा है तो नैरेटिव में मुझे लगता है ऑल्टरनेटिव जो डिजिटल वाले हैं वो भी थोड़े बहुत फेल कर रहे हैं। बिल्कुल अंतिम टिप्पणी आपकी। नहीं, मैं इसी से मैं एक इशू जोड़ना चाहूँगा कि ब्लैक मनी का पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल फंडिंग से जो रिश्ता है,
इसके बारे में अब मीडिया में कोई खास चर्चा नहीं हुआ है, जबकि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल सिस्टम आपके ब्लैक मनी का सबसे बड़ा एक तरह से जनरेटर है। उस पर अंकुश आप कैसे लगाएंगे? अभी तक आज पीएम से कोई ऐसा कदम हमने नहीं देखा है। मुझे लगता है कि आप चारों लोगों ने आज की चर्चा में अपने ढंग से अपनी बातें कहीं और तमाम दबावों और मुश्किलों के बावजूद नोटबंदी के सामाजिक आर्थिक असर की कहानियां मीडिया में ज़रूर आई हैं। ऐसी कहानियों को दबाने छुपाने की कोशिशें तो हुई, लेकिन प्रिंट, विजुअल और वेब हर जगह जिस तरह की कहानियां, जिस तरह के तथ्य सामने आए, वो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि मीडिया कॉर्पोरेटीकरण के मौजूदा दौर में भी हमारी पत्रकारिता आवाम की आहों, चीखों, सुख दुख और उसकी आशा आकांक्षा से पूरी तरह मुंह नहीं मोड़ सकती। पोस्ट ट्रुथ के ज़माने में ये चीज़ें किसी भारी बवंडर में टिमटिमाते दिए की तरह हमें थोड़ा बहुत आश्वस्त करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का यहीं समापन करते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।